हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट जो एपिसोड था हमारा, तो उसमें मैंने आप लोगों को बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताया था। तो आज मैं आप लोगों को उसी के आगे का, यानी कि जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था, वो मैं आज फिर से एक बार रिपीट किए दे रही हूँ, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया भी था कि वुडवर्थ के अनुसार, यानी कि मैंने जो यहाँ पर छोटी छोटी बुद्धि से रिलेटेड परिभाषाएं जो भी होती हैं वो नोट कर रखी हैं, और यही छोटी छोटी परिभाषाएं एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बहुत ही आसान है, छोटी सी डेफिनेशन है, याद रखिएगा। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये कहा है वुडवर्थ ने। फिर इसके बाद दिया गया है, देखिए, टर्मन के अनुसार। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। फिर है स्टर्न के अनुसार। ये तीनों ही डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटी हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से याद इनको किया जा सकता है। तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। किसके अनुसार है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। इसके बाद देखिए बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि दो प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। ठीक है, ये किसके अनुसार है? ये है थार्नडाइक के अनुसार। और थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि तीन प्रकार की भी होती है, प्लस इसमें हो जाती है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, मूर्त, अमूर्त और तीसरी हमारी आ जाती है सामाजिक बुद्धि। अब देखिए क्या होता है मूर्त बुद्धि में। क्या होता है? वस्तुओं को समझने और उसके अनुसार क्रिया करने में मूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मूर्त बुद्धि वाले लोग कौन कौन से होते हैं? मूर्त बुद्धि वाले लोग होते हैं मिस्त्री, इंजीनियर, मैकेनिक। इन लोगों की कैसी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि होती है। फिर आता है हमारा अमूर्त बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि देखिए किन किन लोगों में होती है। तो अमूर्त बुद्धि का कार्य सूक्ष्म या अमूर्त प्रश्नों को चिंतन या मनन के माध्यम से हल करना है। यानी कि जो लोग ज़्यादा चिंतन करते हैं, जो लोग ज़्यादा मनन करते हैं, जैसे कि कौन लोग होते हैं ऐसे लोग होते हैं डॉक्टर, दार्शनिक, साहित्यकार, वकील, चित्रकार। इनकी बुद्धि कैसी होती है? इनकी बुद्धि अमूर्त बुद्धि होती है। इसके बाद आती है सामाजिक बुद्धि। तो देखिए, सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्ति की उस क्षमता से है जो समाज में सामंजस्य की क्षमता उत्पन्न करती है। तो ऐसे लोगों की होती है सामाजिक बुद्धि। जैसे कि कौन कौन होते हैं? अच्छे नेता, अध्यापक, व्यवसायी। इन लोगों की कैसी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। अब देखिए बुद्धि क्या है? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। तो अब आते हैं बुद्धि के सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में एक ना एक सिद्धांत जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, एक कारक सिद्धांत है, वो किसका है? बिने का है। एक कारक सिद्धांत बिने का है। बुद्धि एक अखंड इकाई है। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते चलिए, अच्छे से समझते चलिए, तो बुद्धि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद देखिए द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई है, सामान्य और विशिष्ट। इसके बाद हमारा आता है त्रिकारक सिद्धांत। तो त्रिकारक सिद्धांत भी किसने दिया है? ये भी दिया है स्पीयरमैन ने, और इन्होंने बताई है सामान्य, विशिष्ट और समूह तत्व बुद्धि। फिर हमारा आता है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत दिया है थार्नडाइक ने। तो थार्नडाइक ने ये दिया है बुद्धि असंख्य तत्वों का योग है। समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत दिया है थर्स्टन और कैली ने। बुद्धि 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है। फिर देखिए दिया है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन ने। प्रतिदर्श से याद रखिएगा, थॉमसन। फिर आता है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। तो त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो दिया है गिलफोर्ड ने। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। फिर हमारा आता है विकासात्मक सिद्धांत। ये दिया है जीन पियाजे ने। किसने दिया है विकासात्मक सिद्धांत? जीन पियाजे। इसके बाद देखिए एक एक पॉइंट को अच्छे से देखते चलिएगा और हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी पॉइंट छूटा और आपका 1 या 2 नंबर रह जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को देखते चलिए। सारे पॉइंट इसमें बहुत अच्छे से नोट किए गए हैं। तो देखिए, एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने का है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्होंने बुद्धि को एक अखंड इकाई माना है। बिने के अनुसार बुद्धि एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। बिने के अनुसार क्या है? बुद्धि एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि के दो तत्व बताए। कौन कौन से? जी और एस, यानी कि जनरल और यानी स्पेसिफिक भी इसको बोल सकते हैं, स्पेशल भी बोल सकते हैं।
ठीक है। बाद में इन्होंने G+S यानी कि समूह तत्व कर दिया। बहुकारक सिद्धांत को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो बालू सिद्धांत, फिर है असत्तात्मक सिद्धांत तथा मात्रा सिद्धांत। ये सारा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता भी दिया था, फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि बहुकारक सिद्धांत को बालू सिद्धांत और असत्तात्मक सिद्धांत और मात्रा सिद्धांत भी कहा जाता है। समूह कारक सिद्धांत देखिए, बुद्धि 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है। तो देखिए 9 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं? मानसिक योग्यता, वाचिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, क्रियात्मक योग्यता, शारीरिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, अभिरुचि योग्यता, स्थानिक योग्यता। देखिए 1927 में बुद्धि का स्वरूप आया, 1938 में प्रथम मानसिक योग्यताएं, 1937 में बहुत्व विश्लेषण नामक रचनाएं प्रकाशित की गईं। इसके बाद आता है त्रिआयामी सिद्धांत। तो त्रिआयामी सिद्धांत देखिए, इनके अनुसार बुद्धि एक तार्किक रचना है। इसको 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है: विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। त्रिआयामी सिद्धांत का देखिए तो विषय वस्तु है, विषय वस्तु को कितना है? विषय वस्तु का 5 है, संक्रिया का 5 है और उत्पाद का 6 है। तो इन्होंने विषय वस्तु के 5, संक्रिया के 5, उत्पाद के 6 तत्व बतलाए। देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इनके गुणज से 150 तत्व बनाए, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 6 कितने हो गए? 150 तत्व बने। अब आता है विकासात्मक सिद्धांत। तो देखिए विकासात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। इनके अनुसार बुद्धि की 4 अवस्थाएं होती हैं। 0 से 2 वर्ष कौन सी होती है? संवेगी पेशीय अवस्था। 2 से 6 वर्ष पूर्व वैचारिक क्रिया अवस्था। 7 से 12 वर्ष वैचारिक क्रिया अवस्था और 12 के बाद की औपचारिक क्रिया अवस्था। अब देखिए 1879 में विलियम वुंट ने लिपजिंग यानी जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, बुद्धि को मापने का आधार प्रदान किया। इसके बाद देखिए पहली बार बुद्धि मापने का कार्य किसने किया? तो ये विलियम वुंट ने किया। बुद्धि मापन के कार्य में सफलता फ्रांस के बिने को प्राप्त हुई। इन्होंने साइमन के साथ मिलकर 1905 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नोट्स आपके लिए, तो देखते रहिए ध्यान से। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टर्मन ने बिने साइमन परीक्षण में संशोधन करके इसे स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण नाम दिया। देखिए बुद्धि परीक्षण क्या होता है, आईक्यू कैसे निकाला जाता है। तो देखिए कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र 1912 में दिया, याद रखिएगा। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र कब दिया था? तो 1912 में, और 1916 में टर्मन द्वारा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में इस सूत्र का प्रयोग करके यह प्रचलित हो गया था। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक योग्यता बटे वास्तविक योग्यता गुणे 100। तो अब देखिए बुद्धि लब्धि को हम लोग कैसे निकालते हैं। एक बच्चे की उम्र 5 वर्ष है और वह 8 वर्ष के बालकों के स्तर के सब प्रश्नों का उत्तर दे देता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो क्या हो जाएगा हमारा? मानसिक योग्यता बटे वास्तविक योग्यता गुणा 100, तो हो जाएगा 8/5 गुणा 100। आंसर हमारा निकल के आ गया 160, यानी कि 160 उसकी बुद्धि लब्धि है। इसके बाद देखिए टर्मन द्वारा बुद्धि का वर्गीकरण। तो 140 से अधिक वाले होते हैं, कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली। तो इस बच्चे की 160 है, तो ये कैसा है? प्रतिभाशाली। और प्रतिभाशाली है भी क्योंकि देखिए 5 वर्ष का है और 8 वर्ष के बालकों के स्तर के सब प्रश्नों का उत्तर दे देता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कैसी होगी? 140 से अधिक है, तो ये कैसा हो गया? ये हो गया प्रतिभाशाली। अब देखिए 120 से 139 ये हो गया अति प्रखर। फिर 110 से 119 ये हमारा ये आ जाता है प्रखर में। 90 से 109 में आते हैं सामान्य बालक। 80 से 89 वाले में आते हैं पिछड़े बालक। 70 से 79 में आते हैं निर्बल या क्षीण बुद्धि। 70 से कम में आते हैं निश्चित क्षीण। 50 से 69 में मूर्ख और 25 से 49 में मूढ़। 25 से कम में जड़ यानी कि महामूर्ख, यानी कि इडियट जिनको बोलते हैं, वो इसमें आते हैं। अब देखिए बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार। तो देखिए वैयक्तिक और सामूहिक। तो वैयक्तिक में आते हैं भाषात्मक, शाब्दिक, फिर हमारा आता है क्रियात्मक और अशाब्दिक। तो देखिए भाषात्मक शाब्दिक में बिने साइमन बुद्धि स्केल स्टैनफोर्ड बिने स्केल, और इसमें आता है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, वेस्लर वैल्यू टेस्ट। अब इसमें देखिए सामूहिक में क्या क्या आता है? सामूहिक में आता है भाषात्मक और क्या आता है? क्रियात्मक। तो भाषात्मक जिसको हम कहते हैं शाब्दिक,
और क्रियात्मक उसको कहते हैं अशाब्दिक। तो इसमें देखिए भाषात्मक में आते हैं आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, और अशाब्दिक में आते हैं आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। इसके बाद देखिए हमारा आता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयास अल्फ्रेड बिने ने किया। पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर नोट किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए पॉइंट्स, तो ध्यान से देखते चलिए। यह परीक्षण 3 से 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल टर्मन ने विकसित की। यह स्केल 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए होती है। इसमें कुल 90 प्रश्नावली होती हैं। पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। फिर इसके बाद देखिए वेस्लर वैल्यू टेस्ट 10 से 60 वर्ष तक की उम्र के व्यक्तियों के लिए, या बाद में इसे 16 से 60 तक के लिए कर दिया गया था। आर्मी अल्फा टेस्ट, इसका निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों और सेना के अन्य पदाधिकारियों का चयन करने के लिए किया गया था। इस टेस्ट का प्रयोग 20 लाख पदाधिकारियों के लिए किया गया। फिर देखिए सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, इसका निर्माण अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। इस परीक्षण में सैनिकों की शब्दावली, गणित, वस्तुगणना संबंधी 3 समस्याओं का समाधान करना होता है। इस टेस्ट का प्रयोग 12 लाख सैनिकों पर किया गया। फिर आता है देखिए आर्मी बीटा टेस्ट, अशिक्षित या अंग्रेजी नहीं जानने वाले लोगों के लिए किया गया था। फिर है हमारा शिकागो क्रियात्मक टेस्ट, तो देखिए 6 वर्ष के बालकों से लेकर वयस्कों तक के लिए है। 13 वर्ष की उम्र के लिए अधिक लाभकारी है बुद्धि परीक्षण के लिए। तो ये था हमारा बुद्धि से रिलेटेड सारा कुछ, यानी बुद्धि परीक्षण जो थे वो कैसे कैसे निकाले जाते हैं, और बुद्धि का वर्गीकरण जो है वो टर्मन के अनुसार कैसे कैसे बुद्धि का वर्गीकरण है, आईक्यू हम जो है वो कैसे निकालते हैं। तो बुद्धि से रिलेटेड यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वीडियो आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। थैंक यू।